गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियो है वो मिलते रहे। हमारे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासें हैं वो लगती है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आराम से घर बैठे बैठे देख सकते हो। हम आज अपनी जो ये क्लास है इसमें बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसकी विदेश नीति के चरण। पिछले हम 2 क्लास में भारतीय विदेश नीति के जो चरण है उसके 2 कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम जो भाग बच गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1947 के बाद में भारत की जो विदेश नीति है इसको 6 चरणों में बांटा गया था। पहला 1947 से 1962, दूसरा 62 से 72 तक, तीसरा 1971 से 91 तक और चौथा जो चरण है 1991 से लेकर 1999 तक। हम 4 जो इसके विदेश नीति के चरण है इनकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम 5वें जो चरण है विदेश नीति की इसकी चर्चा करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति का जो 5वां चरण है वो 1999 से लेकर 2013 तक, सन 1999 से लेकर 2013 तक। और इस समय पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद में 2004 से लेकर 2014 तक कौन थे? मनमोहन। इसे वाजपेयी मनमोहन काल भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। हमारी विदेश नीति के जो ये चरण है इसका 5वां चरण पढ़ रहे हैं, जो 1999 से लेकर 2013 तक और 1999 से लेकर 2004 तक, मई 2004 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उसके बाद में कौन थे? 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह थे। तो इसे वाजपेयी मनमोहन काल भी कहते हैं। ये भारतीय जो विदेश नीति है इसका 5वां चरण है। 4 चरण हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें कारगिल युद्ध है 1999 में हुआ था और इस कारगिल युद्ध के फलस्वरूप भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन कौन सा चलाया? विजय। तो इस बात का ध्यान रखना है, कारगिल युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? 1999 में। और कारगिल जो युद्ध है इसमें विजय भारत की हुई थी और इसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय। इस बात का ध्यान, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑपरेशन विजय इसका संबंध किससे है? तो कारगिल युद्ध है, इसमें भारत ने वो सफलता पाने के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। इस बात का ध्यान रखना है। भारत ने इस दौर में शक्ति संतुलनकर्ता की विशेषताएं प्राप्त की और इस दौर में 1999 से लेकर 2013 के दौर में भारत क्या बन गया था? शक्ति संतुलनकर्ता बन गया था। भारत क्या बन गया था? अपनी शक्ति है उसको अब क्या कर लिया था? संतुलित कर लिया था। तो एक शक्ति संतुलनकर्ता शक्ति बन गया था, क्योंकि वैश्विक भू राजनीति में चीन एक द्वितीय ध्रुव के रूप में उभरने लगा था और इसके साथ ही वैश्विक भू राजनीति का केंद्र एशिया प्रशांत क्षेत्र वो बन गया था और एशिया प्रशांत क्षेत्र बन गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे प्रतिबंध जो हमने पढ़ा था कल 1991 में, जब हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या लगाए थे? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। परंतु मनमोहन सिंह के समय 2006 में अमेरिका ने हमारे आर्थिक प्रतिबंध वापस क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। इसका मतलब भारत की अब विश्व समुदाय में क्या हो गई थी? भूमिका बढ़ गई थी। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि भारत है वो क्या बन गया था? शक्ति संतुलनकर्ता बन गया था और विभिन्न देश है वो भारत से अपने संबंध वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के फलस्वरूप अमेरिका ने हमारे जो आर्थिक प्रतिबंध है वो क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। अमेरिका ने भारत पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे वो क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। और भारत और अमेरिका के बीच में सिविल परमाणु समझौता, भारत व अमेरिका के बीच में सिविल परमाणु समझौता आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार ये सेकंड ग्रेड में नेट के एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखना है। सिविल परमाणु समझौता कब हुआ? तो ध्यान रखना है 2006 में। कब हुआ? 2006 में। किसके मध्य हुआ? तो भारत व अमेरिका के मध्य हुआ। ये वही अमेरिका है जब 1991 में हमने या भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और यही अमेरिका है जो 6 साल
8 साल ही नहीं गुजरे और भारत से क्या कर रहा है, न्यूक्लियर के मामले में भारत से समझौता कर रहा है। कारण क्या है, आज भारत है वो शक्ति संतुलन करता देश बन गया है। अब अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत से अपने संबंध क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इसलिए अमेरिका ने भारत से समझौता किया। ये सिविल परमाणु समझौता 2006 में हुआ। किन के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। अब यहाँ पर अगर राष्ट्राध्यक्ष का नाम पूछ ले तो मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जॉर्ज बुश। डॉक्टर जॉर्ज बुश। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया हुआ है, सिविल परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के मध्य कब हुआ, 2006 में। किन किन के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में। किन राष्ट्राध्यक्षों, तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जॉर्ज बुश साहब। आप खुद देख लो, हमने पढ़ा था कि जिस अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, आज वो हमारे साथ में क्या कर रहा है, समझौते कर रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि भारत एक शक्ति संतुलनकर्ता के रूप में एक देश उभरा है और सभी देश, विश्व के ताकतवर देश है, शक्तिशाली देश है, वो भारत के साथ अपने संबंध क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, पाकिस्तान ने हमारे जो ये कारगिल की जो द्रास क्षेत्र है इस पर कब्जा कर लिया था। भारत ने इसको, इस क्षेत्र को पाकिस्तान से है वो छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसकी पूरे विश्व समुदाय ने हमारी क्या की थी, भारत का पक्ष लिया था। क्योंकि सभी देशों ने कहा कि भारत ने ये काम है वो क्या किया है, सही किया है, भारत का क्षेत्र है अपना, और ऑपरेशन विजय के संदर्भ में वैश्विक समुदाय का हमारे को समर्थन प्राप्त किया। पूरे विश्व समुदाय का हमारे को क्या मिला, समर्थन प्राप्त हुआ कि भारत ने अपने जो क्षेत्र है उसको स्वतंत्र कराने के लिए जो ऑपरेशन विजय चलाया वो क्या है, सही है, और पाकिस्तान की क्या की, आलोचना की। क्योंकि अब भारत एक शक्ति संतुलनकर्ता बन चुका है। इसका कारण क्या है, विश्व समुदाय ने हमारा समर्थन क्यों किया, तो इस समर्थन करने का कारण क्या है, अब भारत शक्ति संतुलनकर्ता बन चुका है। अब भारत की स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई है। इसलिए विभिन्न देशों ने हमारा क्या किया, समर्थन किया। भारत ने जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य से रूस व जापान की बढ़ती हुई शक्ति का भी क्या किया, उपयोग किया। भारत को पता है कि अब वर्तमान समय में, इस समय में रूस और जापान है, ये भी बढ़ती हुई शक्तियाँ थी, तो इनके भी बदलते हुए भू परिदृश्य में इन देशों का भी क्या किया, उपयोग किया। इन देशों की जो शक्ति है उनका भी क्या किया, भारत ने उपयोग किया। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने आज ये 5वां चरण पढ़ लिया 1999 से लेकर 2013। इसमें वाजपेयी और मनमोहन काल कहते हैं इसे, क्योंकि हमारे देश के दो व्यक्ति, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक और 2004 से 14 तक कौन रहे थे, मनमोहन सिंह रहे थे। इस समय कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान को लेकर 1999 में, ऑपरेशन विजय चलाया और विश्व समुदाय का हमारे को क्या मिला, समर्थन मिला। जिस भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11 और 13 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण किया था, और उस परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। और आज ये समय ऐसा आ गया, भारत एक शक्ति संतुलनकर्ता देश बन चुका है और अमेरिका ने हमारे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए। और अमेरिका खुद ने भारत से सिविल परमाणु समझौता किया, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, और दो राष्ट्र, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर जॉर्ज बुश के बीच। अब आप खुद देख लो, इतने ही वर्षों में ये कैसा ऐसा हो गया कि भारत से अमेरिका है वो क्या कर रहा है, समझौते कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि भारत की स्थिति क्या हुई है, मजबूत हुई है। ये हमारे जो विदेश नीति का चरण है वो 5वां चरण था। इसका समय दिया गया है, बता दिया प्रधानमंत्री है इस समय कौन कौन रहे थे। अब भारतीय राजनीति का जो 6ठा चरण है जो वर्तमान में चल रहा है, इस चरण में हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय राजनीति का जो 6ठा चरण है वो 2014 से वर्तमान तक, 2014 से वर्तमान तक, मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने प्रधानमंत्री जो पद है इसकी शपथ ली थी। और इसके बाद में ये क्या है, 2014 से वर्तमान समय का काल है। इसे सक्रिय संबंध का काल भी कहते हैं। वर्तमान समय ये जो नरेंद्र मोदी काल है इसको सक्रिय संबंध काल भी कहते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व के सभी देशों से संबंध क्या बनाए, मजबूत बनाए। तो आज भारत की जो नीति है वो क्या रही है, सक्रिय नीति रही है।
सक्रिय संबंध। मोदी ने विश्व के सभी प्रमुख देशों की यात्रा करके, विश्व के सभी प्रमुख देश है, पिछले जो कार्यकाल में शायद इन्होंने 53 प्रमुख देशों की यात्रा की थी और उन देशों के साथ अपने संबंध क्या किए थे, मजबूत किए थे। तो सभी प्रमुख देशों की यात्रा की थी और उनके साथ अपने संबंध मजबूत किए। यात्रा करके अपने संबंध विश्व में मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे जो है मोदी चरण भी कह सकते हैं, वर्तमान काल को मोदी चरण भी कह सकते हैं, सक्रिय संबंधों का काल भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में सक्रिय संबंधों का काल, अभी आपने देखा होगा पिछली बार अगस्त 2019 में 5 अगस्त की बात है, जम्मू कश्मीर से क्या हटाया गया था, अनुच्छेद 370 जो 1950 से चल रहा था, इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। और पाकिस्तान है वो पूरे विश्व समुदाय में, चीन गया, अमेरिका गया, यूरोपीय देशों की यात्रा की, परंतु पूरे पाकिस्तान को पूरे विश्व समुदाय से क्या कर दिया, अलग थलग कर दिया। तो इसमें आप देख लो, ये होता है सक्रिय संबंध कि हमने जो विश्व के मजबूत देश है, ताकतवर देश है, उनसे हमारे संबंध आज ऐसे है कि अगर भारत कोई भी काम करता है तो बीच में क्या नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। और उन्होंने यही कहा कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया है, ये भारत का आंतरिक मामला है, हमारे को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, या भारत की संप्रभुता है, इसका भारत अपने आप ही इस्तेमाल करेगा। हम या भारत जैसे देश ने अगर अपने अंदरूनी मामले में कुछ किया है तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को क्या कर दिया, अलग थलग कर दिया। अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा एक सकारात्मक कदम माना गया। ये वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई स्थिति को स्पष्ट करता है और इसी से अनुच्छेद 317 हमने हटाया और इससे पता लगा कि भारत की स्थिति क्या हुई है, मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका की यात्रा की थी और वहाँ पर जो हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था, तो वहाँ से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका पता चलता है कि किस प्रकार से आज जो विश्व के महाशक्तिशाली देश है उसमें भी नरेंद्र मोदी है, उनसे लोग है वो कितने उन लोगों के बीच में ये लोकप्रिय है। अगला जो है वो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, पीवी नरसिंह राव के समय इसको इन्होंने बता दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया है। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत क्या मानता है, बहुध्रुवीय विश्व को केंद्र में भारत मानता है कि विश्व में आज शक्तिशाली देश कोई एक नहीं है, आज विश्व क्या है, बहुध्रुवीय है। विश्व में आज विभिन्न शक्तियाँ मौजूद है, तो बहुध्रुवीय विश्व को केंद्र में रखते हुए एक बहुध्रुवी, और भारत ये चाहता है कि एशिया में भी कोई एक महाशक्ति नहीं होनी चाहिए, एशिया में भी क्या होना चाहिए, बहुध्रुवी एशिया होना चाहिए। एशिया महाद्वीप है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के देश होना चाहिए, शक्ति संतुलनकर्ता होना चाहिए। भारत ने दक्षिणी गोलार्ध, भारत के द्वारा या भारत ने दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, जिसे ग्लोबल साउथ के देशों को कूटनीतिक व भू राजनीतिक सहायता प्रदान की जा रही है। दक्षिण जो देश है, ये दक्षिण गोलार्ध के देश है, इनके साथ में भारत ने संवाद स्थापित करके, ये है वो पिछड़े हुए देश है, अल्प विकसित देश है, विकास की ओर बढ़ रही है, इन देशों के साथ भारत अपने संबंध क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। भू राजनीतिक सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे तेल टैंकरों पर हमला के पश्चात खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना को तैनात करना। तेल टैंकरों पर जब हमला हुआ था तो उसके बाद में भारत ने है वो खाड़ी क्षेत्र में अपनी नौसेना है उसको क्या किया, तैनात किया। तो भारत है अपनी भूमिका विश्व समुदाय में बढ़ा रहा है। दक्षिणी चीन सागर विवाद, दक्षिणी चीन सागर को लेकर, दक्षिण चीन सागर को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को लेकर भारत द्वारा सक्रिय तौर पर विरोध करना, और भारत इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अफ्रीकी देशों में भारतीय कूटनीति का निस्वार्थ होना, अफ्रीकी देशों में भारत का कोई स्वार्थ नहीं है, भारत निस्वार्थ भाव से जो अफ्रीका महाद्वीप के देश है उनमें भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत का वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी उन देशों की भारत क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसको हम सक्रिय संबंधी कह सकते हैं। अफगानिस्तान में भारत ने सलमा बांध, अफगानिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे कम 89 किलोमीटर लगती है, तो अफगानिस्तान है, यहाँ पर भारत ने सलमा बांध का निर्माण करवाया है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसका निर्माण किसने करवाया है, भारत ने करवाया है। आदि का निर्माण करवाया। तो आप ये देख लो, इससे पता चलता है कि वास्तव में भारत के अब सक्रिय संबंध है, भारत दूसरे जो देश है उनकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। भारत बहुपक्षवाद, भारत है
भारत है वो बहुपक्षवाद का समर्थन करता है, किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता है। भारत बहुपक्षवाद का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि किसी भी प्रकार के नियम होने के बजाय नियम न होना बेहतर है यदि वह सभी द्वारा सहमति प्राप्त नहीं है। भारत कहता है नियम है तो नियम ऐसा होना चाहिए जिसको सभी देश माने। ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए जिसकी सभी देशों की सहमति प्राप्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए जो आज वर्तमान समय में जो ग्लोबलाइजेशन, वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन, पृथ्वी पर जो तापमान हर साल या प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको लेकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर सक्रिय कार्य कर रहा है। उदाहरण जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन करंट का आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। तो भारत का ये प्रयास रहा है और इसी के फलस्वरूप आज भारत तो विश्व स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय भारत में है। भारत में कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। वैश्विक अशांति जिसके अंतर्गत आतंकवाद है, नस्लवाद है, धार्मिक कट्टरवाद है, वह विभिन्न देशों में सक्रिय अलगाववादी संगठन है और विभिन्न देशों में उग्रवादी संगठनों के संबंध में भारत अपनी शांति सेना है वो समय समय पर भेजता रहा है। भारत अपने जो शांति सेना, लगभग 47 देशों में भारत की जो शांति सेना है शांति स्थापना करने में अपना क्या दे रही है? योगदान दे चुकी है और योगदान दे रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत शांति सेना है, विश्व के विभिन्न देशों में भेजता रहा है। भारत वैश्विक समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, भारत जो वैश्विक समस्याएं हैं उनको क्या समझता है? अपनी जिम्मेदारी समझता है। जिस प्रकार से गरीबी है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, कुपोषण है, ये आज कोई एक देश की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्याएं हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कुपोषण तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निदान में सदैव अग्रसर भूमिका निभा रहा है। हमेशा इस समस्याओं को भारत किसी एक देश की नहीं, ये संपूर्ण विश्व की मान रहा है और इसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अब भारतीय कूटनीति हेतु सुझाव, जो वर्तमान समय में ये बदलते हुए समय में भारतीय जो कूटनीति है इसको थोड़ा बदलना चाहिए। इसके सुझाव है, बदलते हुए समय में या बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भारतीय कूटनीति के जो सुझाव है, इसमें देखो यथार्थवाद पर अधिक बल देना, यथार्थवाद पर अधिक बल देना, वास्तविक बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र हित है, उनकी पूर्ति कैसी होती है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ में विश्व समुदाय इन बातों का भी। बदलते हुए वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों की उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति आसान नहीं है, लेकिन इस दिशा में हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। वर्तमान समय अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है वो सरल काम नहीं है, परंतु फिर भी हमारे